प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है। नमस्कार। आज हम लोग आपकी कक्षा 6 की जो एनसीईआरटी विज्ञान की किताब है ना, उसका एक बहुत ही दिलचस्प अध्याय देखने वाले हैं। जी। आपकी किताब में कुल 12 अध्याय है और आज हम बात करेंगे अध्याय 10 पर। इस अध्याय का नाम है लिविंग क्रीचर्स एक्सप्लोरिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी सजीव प्राणी, उनकी विशेषताओं की खोज। हम इस किताब के पेज नंबर 183 से शुरू करेंगे। और हाँ, ये चर्चा सिर्फ स्कूल के लिए ही नहीं, बल्कि जो विद्यार्थी आगे चल के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए भी ये बहुत यूजफुल होगी। बिल्कुल। तो इस अध्याय की शुरुआत होती है पेज 183 पर एक छोटी सी कहानी से। अवधि और आयुष नाम के दो बच्चे हैं। उन्हें एक घोंगे मतलब एक स्नेल का खोल, उसका शेल मिलता है। अच्छा। और वो सोचते हैं कि ये बिना हिलने डुलने वाली चीज किसी जीवित प्राणी का घर कैसे हो सकती है। और बस यहीं से हमारी ये खोज शुरू होती है कि सजीव यानी लिविंग और निर्जीव यानी नॉन लिविंग में आखिर फर्क क्या है। ये तो बहुत ही अच्छा सवाल है। तो चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए पेज 184 पर चलते हैं। यहाँ एक एक्टिविटी 10.1 लेटेस्ट रिकॉर्ड दी गई है। जी, इसमें लिखा है, वी आर सराउंडेड बाय न्यूमरस थिंग्स, जस्ट लुक अराउंड इन योर क्लासरूम एंड यू मे फाइंड मेनी एग्जांपल्स, द पेंसिल दैट यू आर होल्डिंग, द बुक दैट यू आर रीडिंग और द पिजन नियर द विंडो। मतलब अपने आसपास देखिए। हाँ, अपने आसपास की चीजों जैसे पेंसिल, किताब या खिड़की के पास बैठा हुआ कबूतर यानी पिजन। कार हो गई, पौधे हो गए। बिल्कुल। इन सब की एक सूची बनानी है और उन्हें सजीव मतलब लिविंग और निर्जीव मतलब नॉन लिविंग में बांटना है। और इसी पेज पर हमारा पहला टॉपिक भी है 10.1 What sets the living apart from the non-living? मतलब सजीव को निर्जीव से क्या अलग करता है। जैसे एक कार चलती तो है, पर क्या वो सजीव है? नहीं। और एक कबूतर सजीव क्यों है और पेंसिल निर्जीव क्यों? इन्हीं सवालों के जवाब हम इस अध्याय में ढूंढने वाले हैं। बिल्कुल। तो पेज 185 पर आते हैं, जहां सजीवों के कुछ खास लक्षणों मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताया गया है। पहला लक्षण है मूवमेंट यानी गति। हाँ, जानवर तो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, ये तो हम सब देखते हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या पौधे भी गति करते हैं? ये दिलचस्प सवाल है। वो तो एक ही जगह रहते हैं। जी, वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते, लेकिन उनमें भी गति होती है। जैसे फूलों का खिलना और बंद होना, ये भी तो एक तरह की गति ही है। अच्छा, हाँ। और एक बहुत ही दिलचस्प उदाहरण है इंसेक्टिवोरस प्लांट्स का, मतलब कीटभक्षी पौधे। जैसे ड्रोसेरा नाम का एक पौधा है। ड्रोसेरा। हाँ, ये पौधा अपने चिपचिपे रेशों से कीड़ों को फंसा लेता है। जैसे ही कोई कीड़ा बैठता है, वो उसे जकड़ लेता है। ये भी तो एक गति है। वाह, मतलब गति का मतलब सिर्फ चलना फिरना नहीं है। बिल्कुल नहीं। अब दूसरा लक्षण है ग्रोथ यानी वृद्धि। ये तो बहुत आसान है। जैसे हम सब बड़े होते हैं और हमारे पुराने कपड़े हमें छोटे हो जाते हैं। सही कहा। सभी सजीव प्राणी बढ़ते हैं। अब आते हैं पेज 186 पर। यहाँ 3 और बहुत महत्वपूर्ण लक्षण दिए गए हैं। कौन कौन से? पहला है नीड फॉर फूड यानी भोजन की आवश्यकता। सभी सजीवों को बढ़ने के लिए, काम करने के लिए पोषण मतलब न्यूट्रिशन की जरूरत होती है। ठीक है। और दूसरा? दूसरा है रेस्पिरेशन यानी श्वसन। हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, ये तो हम जानते ही हैं। ये असल में श्वसन नाम की एक बड़ी प्रक्रिया का हिस्सा है। और पौधों में ये कैसे होता है? पौधों में ये काम उनकी पत्तियों पर मौजूद बहुत छोटे छोटे छिद्रों से होता है, जिन्हें स्टोमेटा मतलब रंध्र कहते हैं। अच्छा, स्टोमेटा। और तीसरा लक्षण क्या है? तीसरा है एक्सक्रीशन मतलब उत्सर्जन। उत्सर्जन, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है शरीर से अपशिष्ट पदार्थों यानी वेस्ट प्रोडक्ट्स को बाहर निकालने की प्रक्रिया। जैसे इंसानों में पसीना और मूत्र। बिल्कुल। और पौधे भी पत्तियों पर पानी की बूंदों के रूप में जो अतिरिक्त पानी होता है उसे बाहर निकालते हैं। समझ गई। अब पेज 187 पे आते हैं। यहाँ अगला लक्षण है रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई यानी उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया। हाँ, ये सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर है बहुत आसान। कैसे? जैसे किसी गर्म चीज को छूते ही हमारा हाथ तुरंत पीछे हट जाता है। हाँ, अपने आप। तो यहाँ जो गर्म चीज है वो एक स्टिमुलस है यानी उद्दीपन, और हमारा हाथ हटाना वो रिस्पॉन्स है यानी अनुक्रिया। अच्छा, मतलब माहौल में होने वाले बदलाव पर प्रतिक्रिया देना। बिल्कुल। पौधे भी ऐसा करते हैं। जैसे टच मी नॉट का पौधा यानी छुई मुई। हाँ, उसे छूते ही वो अपनी पत्तियां सिकुड़ लेता है। सही कहा। और अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण लक्षण पर, जो है रिप्रोडक्शन
यानी प्रजनन। किताब में इसकी परिभाषा भी दी गई है। उसमें लिखा है Reproduction is the process of producing new ones of one's own kind. मतलब अपने जैसे नए जीव उत्पन्न करना। जी, जीवन की निरंतरता मतलब कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ के लिए ये सबसे जरूरी है। निर्जीव चीजें जैसे पत्थर या कुर्सी वो प्रजनन नहीं कर सकती। और जब कोई सजीव प्राणी इन सभी लक्षणों को दिखाना बंद कर देता है तब उसे मृत यानी डेड माना जाता है। बिल्कुल। तो अब हमारे पास एक तरह की चेकलिस्ट है सजीव होने की। लेकिन पेज 188 पर एक बहुत अच्छा सवाल है, क्या एक बीज मतलब एक सीड सजीव है या निर्जीव? ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि एक डब्बे में पड़ा हुआ बीज तो इनमें से कुछ भी नहीं करता। न हिलता है न बढ़ता है। सही कहा। इसका जवाब हमें मिलेगा टॉपिक 10.2 एसेंशियल कंडीशंस फॉर जर्मिनेशन ऑफ अ सीड में। मतलब बीज के अंकुरण के लिए क्या-क्या शर्तें जरूरी हैं। इसके लिए पेज 188 और 189 पर एक एक्टिविटी 10.2 लेट अस एक्सपेरिमेंट दी गई है। हाँ, इसमें 4 गमले मतलब पॉट्स लिए गए हैं, A, B, C और D, और उनमें सेम के बीज यानी बीन सीड्स अलग-अलग परिस्थितियों में रखे गए हैं। क्या-क्या परिस्थितियां हैं? पॉट A को धूप में रखा है पर बिना पानी के। ठीक है। और पॉट B को धूप में रखा है पर इतना ज्यादा पानी डाला है कि बीज डूब गया है। अच्छा। पॉट C में नमी वाली मिट्टी है लेकिन उसे अंधेरे में रखा है। और पॉट डी? और पॉट D में नमी वाली मिट्टी भी है और उसे धूप में भी रखा है। तो पेज 190 पर इस एक्टिविटी का निष्कर्ष बताया गया है। जी, और निष्कर्ष ये है कि बीज के अंकुरण यानी जर्मिनेशन के लिए 3 चीजें बहुत जरूरी हैं। कौन सी 3 चीजें? पहली, वाटर यानी पानी। ये बीज के बाहरी आवरण उसके सीड कोट को नरम करता है। ठीक है। दूसरी, एयर यानी हवा। बीज को भी सांस लेने के लिए हवा चाहिए जो उसे मिट्टी के कणों के बीच से मिलती है। अच्छा। इसीलिए पॉट बी में बीज अंकुरित नहीं हुआ क्योंकि ज्यादा पानी की वजह से उसे हवा नहीं मिली। बिल्कुल सही। और तीसरी जरूरी चीज है वार्मथ यानी उचित ताप। लेकिन प्रकाश यानी लाइट का क्या? पॉट सी तो अंधेरे में था, फिर भी अंकुरित हो गया। यही तो इस प्रयोग का सबसे दिलचस्प नतीजा है। बीज को अंकुरित होने के लिए प्रकाश की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ, एक बार पौधा बन जाने के बाद उसे बढ़ने के लिए प्रकाश बहुत जरूरी है। तो इसका मतलब बीज एक सजीव चीज है जो बस सही मौके का इंतजार कर रहा था। एकदम सही। बहुत खूब। अब पेज 191 पर हमारा अगला टॉपिक है 10.3 ग्रोथ एंड मूवमेंट इन प्लांट्स। जी, इसमें हम जानेंगे कि पौधे प्रकाश यानी सनलाइट के प्रति कैसे प्रतिक्रिया करते हैं। इसके लिए भी एक एक्टिविटी दी गई है, एक्टिविटी 10.3 लेट अस डिजाइन, जो पेज 191 से 193 तक समझाई गई है। हाँ, इसमें 3 बीकर लिए हैं, A, B और C, और तीनों में अंकुरित पौधे रखे हैं। अच्छा, कैसे रखे हैं? बीकर A में पौधा सीधा रखा है जिसे हर तरफ से धूप मिल रही है। ठीक है। बीकर B में पौधे को उल्टा लटका दिया गया है लेकिन धूप उसे भी हर तरफ से मिल रही है। उल्टा? ये तो बड़ा अजीब है। हाँ, और बीकर C में पौधे को एक बॉक्स में रखा है जहां सिर्फ एक छोटे से छेद से धूप आ रही है। तो इसका नतीजा क्या निकला? वो पेज 194 पर है। जी, इसका नतीजा ये है कि पौधे का तना यानी शूट हमेशा ऊपर की ओर और प्रकाश की दिशा में बढ़ता है। मतलब बीकर सी में तना उस छेद की तरफ मुड़ गया होगा? बिल्कुल। और पौधे की जड़ यानी रूट हमेशा नीचे की ओर बढ़ती है, चाहे पौधा सीधा हो या उल्टा। मतलब बीकर बी में भी जड़ घूमकर नीचे की तरफ ही बढ़ने लगी। वाह, ये तो कमाल है। और इसी पेज पर महान वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस के बारे में भी बताया गया है। हाँ, उन्होंने क्रेस्कोग्राफ नाम की एक मशीन बनाई थी। जी, और उस मशीन से उन्होंने ये साबित किया कि पौधे भी उद्दीपन को महसूस करते हैं। उन्होंने दुनिया को दिखाया कि पौधों का जीवन भी बहुत जटिल होता है। बहुत बड़ी उपलब्धि थी है। बिल्कुल। अब इसी पेज पर अगला टॉपिक है 10.4 लाइफ साइकिल ऑफ अ प्लांट, मतलब पौधे का जीवन चक्र। ये तो हम सबने देखा ही है, एक बीज से पौधा बनता है, उस पर फूल और फल लगते हैं और फिर उस फल के बीजों से एक नई पीढ़ी शुरू हो जाती है। ये पूरा एक चक्र है। पेज 196 पर फिग 10.4 में सेम के पौधे का जीवन चक्र बहुत अच्छे से दिखाया भी गया है। सीड यानी बीज, फिर जर्मिनेशन यानी अंकुरण, फिर लीव्स मतलब पत्तियां, फिर फ्लावर्स मतलब फूल, फिर फ्रूट्स यानी फल, और अंत में डेथ यानी मृत्यु। ठीक है। अब पेज 196 पर ही 10.5 लाइफ साइकिल ऑफ एनिमल्स, जंतुओं का जीवन चक्र शुरू होता है।
इसमें मच्छर यानी मस्कीटो का उदाहरण दिया है। हाँ, और एक बहुत ज़रूरी सवाल पूछा है कि हमें रुके हुए पानी स्टैग्नेंट वाटर से बचने की सलाह क्यों दी जाती है? ये तो मुझे पता है, क्योंकि मच्छर रुके हुए पानी में अंडे देते हैं। बिल्कुल, और उन अंडों से लार्वा और प्यूपा निकलते हैं, जैसा कि पेज 197 पर फिग 10.5 में दिखाया गया है। ये लार्वा और प्यूपा सांस लेने के लिए पानी की सतह पर आते हैं। एकदम सही, और इसी बात का फायदा हम उठा सकते हैं। पेज 197 पर बताया गया है कि अगर रुके हुए पानी पर केरोसिन तेल मतलब केरोसिन ऑयल डाल दें तो क्या होगा? तेल की एक परत बन जाएगी पानी की सतह पर। जी, और उस परत की वजह से लार्वा और प्यूपा को सांस लेने के लिए हवा नहीं मिल पाएगी और वो मर जाएंगे। हाँ, और मच्छर बनने से पहले ही खत्म हो जाएंगे। अब पेज 198 पर एक एक्टिविटी 10.5 है, जिससे ये पता लगाया जा सकता है कि लार्वा पहले आता है या प्यूपा। हाँ, ये भी एक छोटा सा प्रयोग है। दोनों को अलग अलग कंटेनर में रखकर देख सकते हैं कि कौन किसमें बदलता है। तो सही क्रम क्या है? सही क्रम है एग यानी अंडा, फिर लार्वा यानी लार्वा, फिर प्यूपा यानी प्यूपा, और आखिर में वयस्क मस्कीटो मतलब मच्छर। बहुत अच्छे से समझ आ गया। तो आज हमने सजीव प्राणियों के मुख्य लक्षणों को समझा। हाँ, जैसे गति, वृद्धि, भोजन की आवश्यकता, श्वसन, उत्सर्जन, उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया और प्रजनन। हमने ये भी सीखा कि बीज के अंकुरण के लिए हवा, पानी और उचित ताप जरूरी है, प्रकाश नहीं। और ये भी देखा कि पौधों का तना हमेशा प्रकाश की ओर और जड़ें जमीन की ओर बढ़ती हैं। और अंत में हमने पौधे और मच्छर के जीवन चक्र को भी समझा। तो बच्चों, ये था हमारा आज का अध्याय, सजीव प्राणी, उनकी विशेषताओं की खोज। हमने सजीव और निर्जीव के बीच के अंतर को बहुत गहराई से समझा और पौधों और जंतुओं के जीवन की कुछ बहुत ही दिलचस्प बातें जानी। उम्मीद है आपको सब कुछ अच्छे से समझ आया होगा। जरूर आया होगा। मिलते हैं बच्चों अगले अध्याय में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।